हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार का भूगोल। आज की क्लास में आपका बिहार का भूगोल समाप्त हो जाएगा, इसीलिए आपको क्लास को अंत तक पूरा देखना है। आज आपकी बीपीएससी स्पेशल की 5वीं क्लास है। ऑलरेडी आपकी 4 क्लासेस बीपीएससी स्पेशल पर हो चुकी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इन 4 क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें हमने बिहार की हिस्ट्री और बिहार का एक जनरल इंट्रोडक्शन कवर किया था, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस मैगजीन की इंडेक्स को दिखाती हूँ। इस मैगजीन के इंडेक्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मैगजीन के अंदर टोटल आपके देखिए 10-11 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका बिहार सामान्य परिचय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर आपको बिहार के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन मिलता है। तो इसकी हमारी ये पहली क्लास थी, जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। देन दूसरा चैप्टर था आपका बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा है। सबसे पहले हमने प्राचीन बिहार कवर किया था, देन हमने मध्यकालीन बिहार कवर किया, देन आधुनिक बिहार भी हमारा हो चुका है। तो ये यहाँ पर आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज आपकी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में आज की क्लास में हम कवर करेंगे बिहार का भूगोल। तो आज की क्लास में आपका बिहार का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बिहार के भूगोल में आपको क्या सब चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु, बिहार का अपवाह तंत्र, जहां पर आपकी बिहार की नदी कवर हो जाएंगी। देन आपको पढ़ना है बिहार की मिट्टी, बिहार में वन एवं वन्य जीव, बिहार में आपदा प्रबंधन। तो ये सारे टॉपिक आपको बिहार के भूगोल में आज कवर करने हैं। बिहार के भूगोल के बाद हम बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी को कवर करेंगे, बिहार की पॉलिटी को कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं @PCS Mind, तो आपको हमारा ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको इस मैगजीन की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपको रिविजन करना है तो आप इस PDF के थ्रू रिविजन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का भूगोल। देखिए, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो अगर आपको बिहार का भौगोलिक रूप में डिवीजन करना हो तो आप बिहार को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो बिहार का भौतिक विभाजन हम 3 भागों में कर सकते हैं। देखिए, बिहार का एक भाग है आपका पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा भाग है मैदान, तीसरा भाग है पठार। तो आप बिहार को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, पर्वतीय या तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में। आपको पर्वतीय या तराई क्षेत्र में पढ़ना होगा सुमेश्वर श्रेणी के बारे में, रामनगर दून के बारे में और दून घाटी के बारे में। मैदानी क्षेत्र में आपको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैदान को, बिहार के मैदान को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में आपको 2 प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। पठार को भी आप यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक धारवाड़ चट्टान के बारे में आपको पढ़ना होगा और दूसरा विंध्य चट्टान के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो ये है फाइनली बिहार का भौगोलिक विभाजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस मैप के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका बिहार का मैप है, जिसमें बिहार का भौतिक विभाजन दर्शाया गया है। देखिए, हमने पढ़ा था बिहार को हमने 3 भागों में बांटा था। तो पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सुमेश्वर श्रेणी है बिहार की। तो बिहार में इधर पश्चिमी चंपारण की तरफ आपकी सुमेश्वर श्रेणी पड़ती है, दून घाटी है, रामनगर दून है, जो कि बिहार का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये बिहार है, ये पूरा आपका बिहार है, और बिहार के बीचों बीच से आपकी निकल रही है यहाँ पर गंगा नदी। तो गंगा नदी बिहार को 2 भाग में डिवाइड कर दे रही है, उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ पर आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान बन जाएगा। आप यहाँ पर और भी चीजों को देख सकते हैं। देखिए, ये नदी भी यहाँ पर है।
तो आपका देखिए ये गंगा नदी हो गई, इधर से आपकी ये गंडक नदी आ रही है बिहार में, इधर से आपकी कोसी नदी आ रही है, ये महानंदा नदी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सोन नदी आ रही है, और ये यहाँ पर देखिए ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ये अंग का मैदान है, और यहाँ पर ये गंगा नदी और ये सोन नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये गंगा सोन का दोआब कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये गंडक नदी है और ये कोसी नदी है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका गंडक कोसी दोआब। फिर ये कोसी नदी हो गई और ये आपकी महानंदा नदी है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कोसी महानंदा दोआब। तो आपको इनके बारे में, दोआब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है। देखिए तो हमने बिहार का भौतिक विभाजन यहाँ पर 3 भागों में किया था, पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। सबसे पहले हम पर्वतीय या तराई क्षेत्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए तो ये है सबसे पहले आपका पर्वतीय या तराई क्षेत्र। देखिए बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में इसका विस्तार है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। तो हम इसी विस्तार को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। सबसे पहली है सोमेश्वर श्रेणी। देखिए त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है आपकी सोमेश्वर श्रेणी। दूसरा है रामनगर दून। इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। नेक्स्ट है आपका दून घाटी। इसका विस्तार सुमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बिहार के पर्वतीय या तराई क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। दूसरा भाग है मैदानी क्षेत्र। चलिए पढ़ते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में। देखिए बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है, जैसा कि हमने मैप में भी देखा था। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। देखिए उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। हमने दोआब भी देखे थे मैप में। तो दोआब का क्या मतलब होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान को दोआब कहते हैं। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि ये 2 नदियों के बीच का स्थान होता है दोआब। तो देखिए तो हमने कौन कौन से दोआब देखे थे। एक है आपका घाघरा गंडक दोआब। तो घाघरा गंडक दोआब का मतलब है घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका घाघरा गंडक दोआब कहलाएगा। नेक्स्ट है गंडक कोसी दोआब, गंडक नदी और कोसी नदी के बीच का भूमि। नेक्स्ट है कोसी महानंदा दोआब। तो ये तीनों दोआब आपके कहाँ पड़ते हैं? ये उत्तरी गंगा मैदान में है, उत्तरी गंगा के मैदान में है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। तो दक्षिण गंगा के मैदान में देखिए कौन कौन से दोआब हैं। एक है आपका गंगा सोन दोआब, दूसरा है मगध का मैदान और तीसरा है अंग का मैदान। तो ये जो तीनों एरिया हैं ये आपके दक्षिण गंगा के मैदान में पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है बिहार का पठार। तो पठार के बारे में देखते हैं। देखिए बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो पठार कहाँ है? पठार बिहार की दक्षिणी सीमा पर हैं, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो आपको पता है कि झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, जिसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। तो ये जो दक्षिण में स्थित बिहार का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इनको आपको याद रखना है। एक है आपकी
आपकी धारवाड़ चट्टाने और एक है आपकी विंध्य चट्टाने। तो धारवाड़ चट्टाने या विंध्य चट्टाने कहाँ मिलेंगी? ये बिहार के दक्षिणी इलाके में मिलेंगी, दक्षिणी क्षेत्र में मिलेंगी। धारवाड़ चट्टाने आपकी मिलती हैं मुंगेर जिले में, जमुई, नवादा, गया। तो इन जिलों में आपकी धारवाड़ चट्टाने मिलती हैं, इनको आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धारवाड़ चट्टाने बिहार के कौन से जिले में मिलती हैं। तो सिंपली देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि धारवाड़ चट्टाने आपको बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में मिलेंगी। और अगर आपको थोड़ी सी मैप की नॉलेज है तो आप एक आइडिया से भी बता सकते हैं कि दक्षिण में बिहार के कौन कौन से जिले होंगे। तो आपके मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में धारवाड़ चट्टाने मिलती हैं। और विंध्य चट्टाने आपकी कैमूर और रोहतास में मिलती हैं। तो इनको आपको स्टार लगाकर याद रखना है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए बिहार का भौतिक विभाजन हमने 3 भागों में किया था, पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र और बिहार का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा जो बिहार का भौगोलिक विभाजन था वो समाप्त हो जाता है। अभी बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चोर या मन कहा जाता है। तो चोर या मन किसको कहा जाता है? तो ये बिहार के प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। दियारा प्रदेश किसको कहते हैं? दियारा प्रदेश ये गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति क्षेत्र को कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चोर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। तो गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी गंगा के मैदान में। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है, तो ये उत्तरी गंगा के मैदान में आती है। और उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 प्रकार की आपकी चट्टानें हैं जिनके अलग अलग निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहले है आपका धारवाड़ चट्टानें। देखिए धारवाड़ चट्टानों का निर्माण काल क्या है? तो देखिए धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कौन सा क्षेत्र में है ये? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर क्षेत्र में आपको धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। विशेषताएं क्या हैं इनकी? ये बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका धारवाड़ क्षेत्र है। दूसरा है आपका विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र या विंध्य चट्टानों का निर्माण काल है आपका प्री कैम्ब्रियन निर्माण काल है। और इनका क्षेत्र ये कैमूर और रोहतास जिले में मिलती हैं। विशेषताएं ये दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है विंध्य। और सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो सीमेंट उद्योग या चूना पत्थर के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? विंध्य। नेक्स्ट है आपका टर्शियरी। टर्शियरी का निर्माण काल है प्लीस्टोसीन निर्माण काल है और इसका क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण। तो ये कहाँ मिलती हैं? पश्चिमी चंपारण में। इनकी विशेषताएं हैं सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में आपका सोमेश्वर पहाड़ी है अगर आपको याद हो। और ये सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, आपको याद रखना है ये सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र है जो कि सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। और ये कहाँ पर है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वार्टनरी जो कि प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन काल का है। और इसका स्पेशली जो क्षेत्र है यह है गंगा के मैदान। तो क्वार्टनरी चट्टानें आपकी कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं गंगा के मैदान में। इसकी विशेषताएं हैं बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो गंगा का मैदान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपका जो बिहार के भूगोल में पहला चैप्टर था बिहार का भौतिक विभाजन, तो ये पहला चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी हम दूसरे चैप्टर को समझेंगे और दूसरा चैप्टर है आपका बिहार की जलवायु। यहाँ पर आपको बिहार की जलवायु के बारे में समझना है और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर याद रखना है। देखिए किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। सबसे पहले जलवायु की डेफिनेशन है कि जलवायु किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं।
देखिए, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक होती है अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति उपोष्ण क्षेत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी से दूरी, तीसरा मानसून का प्रभाव, चौथा उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और पांचवा उच्चावच। तो फ्रेंड्स, ये सभी कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। देखिए, बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किया है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए, इस टेबल को आपको याद रखना है। ये जलवायु है, ये क्षेत्र है और संकेतक। देखिए, बिहार, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक है, तो ये कोपेन है। कोपेन आपके एक भूगोलवेत्ता हैं। तो कोपेन ने बिहार की जलवायु को कैसे बांटा है? देखिए, कोपेन ने बिहार के उत्तरी बिहार के लिए CWG संकेतक का यूज किया है, और जबकि कोपेन ने दक्षिणी बिहार की जलवायु के लिए AW संकेतक का यूज किया है। बस आपको इतना याद रखना है कि बिहार की उत्तरी बिहार की जलवायु को दर्शाने के लिए कौन से संकेतक का यूज किया जाता है? CWG अकॉर्डिंग टू कोपेन, कोपेन के अनुसार है ये। और दक्षिणी बिहार की जलवायु को दर्शाने के लिए AW संकेतक का यूज किया जाता है। दूसरे भूगोलवेत्ता हैं आपके ट्रिवार्था। ट्रिवार्था ने उत्तरी बिहार की जलवायु को दर्शाने के लिए CAW संकेतक का यूज किया है, जबकि दक्षिणी बिहार की जलवायु को दर्शाने के लिए AW संकेतक का यूज किया है। तीसरे भूगोलवेत्ता हैं आपके थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को दर्शाने के लिए CBW संकेतक का यूज किया है, और शेष बिहार को दर्शाने के लिए CAW को यूज किया है। यहाँ पर अगर आप पूछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो कोपेन के अकॉर्डिंग, कोपेन ने जो बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद आपको सब रखना है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बात कर रहे हैं हम बिहार की जलवायु की, तो बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। तो ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मार्च से मध्य जून में। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया, 47 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान होता है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है? गया। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी किसे कहते हैं, तो ये मानसून आने के पूर्व, यानी कि मानसून आने से पहले बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है, उसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है। देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा बिहार की 3 ऋतुओं को हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली ऋतु थी ग्रीष्म ऋतु। दूसरी ऋतु है आपकी वर्षा ऋतु, जो कि जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज लगभग 205 सेंटीमीटर जिले में, तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होती है। यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होती है। इनको आप स्टार लगाकर याद रखना। देखिए, बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखे से प्रभावित होता है। तो हमने देखा भी था कि बिहार का जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी बिहार के उत्तरी भाग में ही ज्यादा वर्षा होती है, जिस कारण से वहां बाढ़ का ज्यादा खतरा रहता है या बाढ़ आती रहती है, और दक्षिणी बिहार में सूखे का सामना करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं तीसरी ऋतु शीत ऋतु की। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया है।
दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि दिसंबर और जनवरी माह में जो हल्की वर्षा होती है ये बिहार में किस कारण से होती है। तो दोस्तों ये भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण होती है। और जो कि रबी फसल कौन सी होती है आपकी, गेहूं। तो रबी फसल के लिए ये लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे बिहार की जलवायु के बारे में, जिसमें हमने बिहार की 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और आपकी शीत ऋतु। नेक्स्ट है आपका बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। देखिए बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। आप इसको मैप से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बिहार का मैप है और ये बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो सबसे पहले है जोन 1। तो जोन 1 आप देख सकते हैं, ये एरिया आपका जोन 1। हम यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका जोन 1 है। जोन 2 आप देख सकते हैं, ये आपका एरिया जोन 2 है। और ये वाला जो एरिया है आपका, ये जोन 3 के अंदर आता है, जोन 3A और जोन 3B। अभी हम इनकी डिटेल में विशेषताओं की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जोन 1 में टोटल 13 जिले आते हैं बिहार के। यहाँ पर आप इन जिलों को पढ़ सकते हैं, जिसमें देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, बेगूसराय। तो ये सारे जिले आपके जोन 1 में आते हैं। जोन 2 में आपके टोटल 8 जिले आते हैं, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सारे जिले आते हैं। और जोन 3A में आपके 6 जिले, जोन 3B में टोटल 11 जिले आते हैं। देखिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे इन जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं की। तो सबसे पहले है आपका कृषि जलवायु क्षेत्र में जोन 1, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। तो जोन 1 की विशेषता क्या है, देखिए इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यह खादर मिट्टी की प्रधानता है। और यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। फिर है आपका जोन 2। जोन 2 आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। और इस क्षेत्र की विशेषता है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ की मुख्य फसलें हैं जूट, धान, चाय, मक्का आदि। नेक्स्ट है आपका जोन 3। जोन 3 आपका दक्षिणी क्षेत्र में, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो जोन 3 में आता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है बिहार में, बांगर मिट्टी मिलती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपका बिहार की जलवायु समाप्त हो जाता है। अभी तक हमने टोटल 2 चैप्टर्स देखे हैं। सबसे पहले बिहार का भौतिक विभाजन, दूसरा चैप्टर था हमारा बिहार की जलवायु। अभी हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर है आपका बिहार का अपवाह तंत्र। यहाँ पर आपको बिहार की नदियों को डिटेल में देखना है। चलिए बात करते हैं बिहार की नदियों के बारे में। देखिए बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक हिमालयी नदियाँ और दूसरी पठारी नदियाँ। चलिए पढ़ते हैं हिमालयी नदियों की विशेषता और पठारी नदियों की क्या विशेषताएं हैं। देखिए हिमालयी नदियां ये सदानीरा या वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं, जबकि पठारी नदियां ये वर्षा आधारित नदियां होती हैं। तो जब वर्षा होगी तब इनमें ज्यादा जल रहेगा पठारी नदियों में, लेकिन जो हिमालयी नदियां हैं ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं, क्योंकि इनमें हिमालय से बर्फ पिघलकर जल आता है। देखिए दूसरी विशेषता है ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि पठारी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती होती हैं, जबकि पठारी नदियां अनुवर्ती होती हैं।
हिमालयी नदियां, ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पठारी नदियां छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां बाल्य अवस्था में हैं, जो कि हिमालय नदियां होती हैं, और पठारी नदियां प्रौढ़ अवस्था की नदियां होती हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झीलें बनाने वाली नदियां हैं, जबकि पठारी नदियां सीधी गमन करने वाली नदियां हैं। ये बीच में आपको याद रखना है, पठारी नदियां जो हैं गोखुर झील या मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं, गोखुर झील नहीं बनाती हैं। गोखुर झील हिमालयी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। हिमालयी नदियां देखिए, अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं, जबकि पठारी नदियों में बाढ़ की कम संभावना होती है। हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं? बिहार के अंदर आप देख सकते हैं गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ये बिहार के अंदर नदियां हैं और ये सारी हिमालयी नदियां हैं। जबकि सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये सारी जो हैं आपकी पठारी नदियां हैं। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी हिमालयी है और कौन सी नदी पठारी है। तो यहाँ पर आप बिहार की नदियों का एक मैप भी देख सकते हैं, जहां पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, ये बिहार है, सबसे बीच से आपकी कौन सी नदी जा रही है? ये आपकी गंगा नदी जा रही है बिहार से, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये बिहार का उत्तरी मैदान है और ये बिहार का दक्षिणी मैदान है। सबसे पहले हम बिहार के उत्तर की नदियों की बात करते हैं। तो बीच से गंगा नदी जा रही है और ऊपर से यहाँ से देखिए बिहार के पश्चिम में से आपकी एक यहाँ पर ये घाघरा नदी भी आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपकी घाघरा नदी है। फिर आपकी गंडक नदी आ रही है, ये उत्तर में, ये आपकी गंडक नदी है। फिर बूढ़ी गंडक नदी आप देख पा रहे होंगे, ये बूढ़ी गंडक नदी है। देन आपकी बागमती नदी है, कमला नदी है, कोशी, मेची, महानंदा, ये सब बिहार की उत्तरी नदियां हैं, जो कि उत्तरी भाग में हैं। चलिए देखते हैं दक्षिणी नदियों की बात करते हैं बिहार की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गंगा नदी जा रही है और इसके बाद आप कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, निरंजना, मोहाना और ये क्या है आपकी किऊल। तो ये सारी नदियां आपकी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ती हैं। इस मैप से आपको और ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको टू द पॉइंट चीज़ों को याद रखना है। ये नदी है, ये उसका उद्गम क्षेत्र है, इसका संगम है या मुहाना कि कहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, ये लंबाई है, बिहार में कितनी लंबाई है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ये बिहार के अंदर उस नदी की कितनी लंबाई है ये दी गई है, ये टोटल लंबाई नहीं दी गई है। जैसे बात करें, सबसे पहली है आपकी गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? गंगोत्री, ये उत्तराखंड से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है? मुहाने का मतलब होता है कि वो नदी कहाँ पर जाकर अपना जल गिराती है। तो गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और बिहार के अंदर गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। दूसरी है आपकी घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम क्षेत्र है तिब्बत और इसका मुहाना कहाँ है? गंगा, सारण में इसका मुहाना है, क्योंकि ये घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है सारण में आकर। ठीक है, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। घाघरा नदी सारण जिले में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, इसीलिए इसका मुहाना सारण बताया गया है, गंगा बताया गया है। और बिहार में घाघरा नदी की लंबाई है टोटल 83 किलोमीटर। तीसरी नदी है आपकी गंडक, इसका उद्गम क्षेत्र है नेपाल, इसका मुहाना है सोनपुर में गंगा नदी। तो ये सोनपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी आपकी सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना खगड़िया जिले में ये गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपकी बागमती महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है और इसका मुहाना कोशी नदी में होता है। 394 किलोमीटर इसकी बिहार के अंदर लंबाई है। नेक्स्ट है कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोशी में मिल जाती है। देन है आपकी कोसी नदी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और कटिहार में गंगा या कुर्सेला में मिल जाती है। 260 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है आपकी महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा मालदा में मिल जाती है। देन है आपकी कर्मनाशा नदी जो कि विंध्या पहाड़ी से निकलती है और गंगा चौसा में मिल जाती है। देन है आपकी सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलती है, इनको आप देख लेना। सोन नदी दानापुर में गंगा से मिलती है, जबकि पुनपुन नदी फतुहा में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट है निरंजना नदी, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है अजय, ये जमुई से निकलती है और गंगा में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है किऊल नदी जो हजारीबाग से निकलती है झारखंड से और लखीसराय में गंगा से मिल जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट है सकरी नदी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, किऊल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने इस टेबल में काफी अच्छे से चीजों को टू द पॉइंट समझ लिया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ किसका मुहाना है और उसकी टोटल लंबाई कितनी है। चलिए अभी थोड़ा डिटेल में हमें जो मेन नदी है बिहार की उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले है आपकी गंगा नदी। देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई यहाँ पर बताई गई है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जब गंगा नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी के साथ मिल जाती है, इसके बाद इसको गंगा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। तो सबसे प्रमुख नदी है बिहार की गंगा नदी। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी का प्रवेश द्वार बिहार में कौन सा जिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में शुरू में जब प्रवेश करती है तो वो बक्सर जिले में प्रवेश करती है, चौसा के समीप, और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको, इस लाइन को स्टार लगाकर याद रखना है। देखिए गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में प्रवेश करती है और कौन से जिलों से सीमा टच करते हुए अंदर आती है, देखिए, और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो बिहार के कितने जिलों से टोटल गुजरती है? 12 जिलों से, ये आपको याद रखना है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। बांग्लादेश में इसे पदमा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर हमने देखा गंगा नदी के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट नदी है आपकी घाघरा नदी। देखिए यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। इसका अन्य नाम है सरयू, जो कि मैदानी भाग में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को, जबकि नेपाल में इसको गोगरा और कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। फिर नेक्स्ट नदी है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में और सप्तगंडकी सलीग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। तो ये थी आपकी गंडक नदी। नेक्स्ट है आपकी बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी देखिए सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकर हना है, जो कि ऊपरी भाग में इसको कहते हैं। देखिए इसकी सहायक नदियां हैं मसान, बालोर, त्यूर, धनोती आदि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपकी बागमती नदी। यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोशी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित हैं। तो ये बागमती नदी के तट पर स्थित हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी कोशी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कोशी की कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोशी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोशी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोशी नदी को। कोशी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात है,
इसकी सहायक नदियां हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपकी महानंदा नदी। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। तो उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? देखिए ये आपका बिहार है, तो अगर ये उत्तर बिहार की सबसे ये पूर्वी नदी कौन सी है? ये आपकी महानंदा नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं पैनोर, नागर, बालासर, मेची आदि। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्या पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। तो कर्मनाशा नदी दक्षिण बिहार की, देखिए ये बिहार है तो ये सबसे पश्चिमी नदी है कर्मनाशा, वो भी दक्षिण बिहार की। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है कौन सी नदी? आपकी सोन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध जो कि रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाना सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। नेक्स्ट है आपकी पुनपुन नदी। देखिए यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोरहर, मादर, दरहदा आदि हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है आपकी फल्गु नदी। देखिए यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हमने मेन नदियों को देखा, अभी हम देखते हैं बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए पटना शहर आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और कौन सा शहर है यहाँ पर? सोनपुर। गंगा नदी के किनारे पर स्थित शहर है आपका सोनपुर। नहीं, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर एक तरफ आपका शहर है, एक तरफ नदियां हैं, फिर ये दूसरा पार्ट है, फिर एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनके बीच का विभाजन है। देखिए गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है? पटना। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे पर मोकामा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आपकी गंगा नदी है। तो गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हैं? पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर और बक्सर। ये गंगा नदी के किनारे पर बसे शहर हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी घाघरा नदी। घाघरा नदी के किनारे पर है छपरा। गंडक नदी के किनारे पर है हाजीपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ गंडक नदी के किनारे पर है सोनपुर और मुजफ्फरपुर देख सकते हैं। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर मुजफ्फरपुर है और यहाँ पर खगड़िया, समस्तीपुर ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर स्थित शहर है। बागमती नदी के किनारे पर स्थित है दरभंगा। फल्गु नदी के किनारे पर है गया। पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे पर है आपका फतुहा शहर। तो यहाँ पर आप इन कुछ मेन को यहाँ पर याद रख सकते हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे पर स्थित कौन सा शहर है। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बिहार के अपवाह तंत्र, बिहार के नदी तंत्र को समझा, बिहार की मेन नदियों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा चैप्टर था और अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। देखिए बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण
पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं, बिहार में बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के बारे में, जो कि टोटल 3 हैं। 3 बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा, देखिए बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके द्वारा काफी सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण किया जा रहा है, सिंचाई प्रबंधन के लिए जरूरी है, जल संरक्षण किया जा रहा है, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि क्षेत्रों में लाभकारी। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर मेनली बिहार की 3 बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है आपकी सोन नदी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं, गंडक नदी बहुउद्देश्यीय परियोजना और कोसी नदी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं सोन बहुउद्देश्यीय परियोजना के बारे में। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी, रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे प्रथम और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन बहुउद्देश्यीय परियोजना। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई हैं। एक है आपकी पूर्वी सोन नहर और दूसरी है पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र तथा बारून जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो ये है आपकी सोन बहुउद्देश्यीय परियोजना। यहाँ पर आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। दूसरी है आपकी गंडक बहुउद्देश्यीय परियोजना। तो गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। आपको याद रखना है, गंडक बहुउद्देश्यीय परियोजना भारत और नेपाल 2 देश की संयुक्त परियोजना है, जो कि बिहार में है। देखिए, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को, इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। देखिए, 3 को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। एक है पूर्व गंडक नहर और दूसरी है पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बनाया गया है। तो ये थी आपकी गंडक बहुउद्देश्यीय परियोजना। नेक्स्ट है आपकी कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। तो यहाँ पर आपको इन 3 बहुउद्देश्यीय परियोजना के बारे में याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका जलप्रपात। तो यहाँ पर आपको जलप्रपात के बारे में समझना है। देखिए, तो जलप्रपात किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। ये आपको याद रखना है कि कौन से जिले में है।
दूसरा है दुर्गावती जलप्रपात जो कि रोहतास जिले में है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात। तीसरा है कर्मनाशा जलप्रपात जो कि बक्सर जिले में है। नेक्स्ट है धुआं कुंड जलप्रपात, सासाराम रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात, सासाराम रोहतास। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। तो यहाँ पर आपको इन जलप्रपात के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका बिहार की प्रमुख झीलें। तो यहाँ पर बिहार की प्रमुख झीलों को देखना है। देखिए, सबसे पहले है आपकी कांवर झील जो कि बेगूसराय जिले में है। फिर है आपकी घोघा झील जो कि कटिहार जिले में है। कुशेश्वर झील दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर। मोती झील मोतीहारी पूर्वी चंपारण में। सरैया मन ये पश्चिमी चंपारण में है बेतिया में। और पिपरामन मोतीहारी पूर्वी चंपारण में है। तो यहाँ पर ये बिहार की प्रमुख झीलों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार की प्रमुख नहरें। देखिए, सबसे पहले है आपकी त्रिवेणी नहर। तो आपसे पूछा जा सकता है त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो त्रिवेणी नहर बेसिकली गंडक नदी पर बनाई गई है। और इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इन तीन नहरों को देखिए, ये त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर, ये तीनों नहरें गंडक नदी पर बनाई गई हैं। और इनसे लाभान्वित क्षेत्र हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। नेक्स्ट है आपकी जो कोसी नदी पर बनाई गई है नहर। देखिए, ये तीनों कोसी नदी पर बनाई गई है। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। और इनसे लाभान्वित क्षेत्र हैं अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। तो ये इनसे लाभान्वित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है आपकी सोन नदी पर बनी नहर। तो सोन नदी पर पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन नहर बनाई गई है, जिससे लाभान्वित क्षेत्र है रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, देखिए अवस्थिति और जलकुंड। सबसे पहले है ब्रह्मा कुंड। देखिए, ये राजगीर में स्थित है। ये सारे जो जलकुंड हैं ये राजगीर में हैं। तो राजगीर में कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ब्रह्मा कुंड जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, ब्रह्मा कुंड। कहाँ पर है, राजगीर में है। सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, ये सारे जो जलकुंड हैं ये राजगीर में हैं। और ब्रह्मा कुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मुंगेर में कौन कौन से हैं। लक्ष्मण कुंड कहाँ है आपका, मुंगेर में है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड और पंचतंत्र कुंड, ये सारे आपके जो हैं ये मुंगेर में है। विशेषकर लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड और भीम बांध ये आपके मुंगेर में है, जिनको आपको याद रखना है। और अग्निकुंड, अग्निकुंड कहाँ है, ये आपका गया में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रही हूँ तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए, यहाँ पर आपका तीसरा चैप्टर जो था आपका बिहार का अपवाह तंत्र, जहाँ पर हमने बिहार की नदी, झील, जलकुंड और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर समझा है। तो यहाँ पर आपका तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, बिहार का अपवाह तंत्र। अभी नेक्स्ट चैप्टर है आपका बिहार की मिट्टी। तो यहाँ पर आपको बिहार की मिट्टी के बारे में समझना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान पैडोलॉजी कहते हैं। तो पैडोलॉजी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या फिर अपोड़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम कछारी मिट्टी भी है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। तो ये है आपकी उत्तर बिहार की मिट्टी और ये है दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो उत्तर बिहार की मिट्टी में कौन कौन सी आती है, तो आप देख सकते हैं पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि बांगर मिट्टी भी इसको कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है।
तो ये आपकी उत्तरी बिहार की मिट्टी थी। फिर है आपकी दक्षिण बिहार की मिट्टी, जिसमें आती है आपकी टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको करेल केवाल भी कहा जाता है, लाल पीली मिट्टी जिसको बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बिहार की मिट्टी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी। चलिए इनके बारे में अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में। देखिए, उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। तो उत्तर बिहार की मिट्टी को भी 4 उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले पर्वत पादीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। तो सुमेश्वर श्रेणी कहाँ है आपकी? ये पश्चिमी चंपारण में है और पर्वतीय क्षेत्र है, ये चीज आपको याद रखनी है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। दूसरी मिट्टी है आपकी तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? तराई मिट्टी में। तथा कई जगहों पर दलदल भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तो हमने यहाँ पर बात की तराई मिट्टी और पर्वत पादीय मिट्टी की। तीसरी मिट्टी है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रति वर्ष नहीं पहुंच पाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जहां पर बाढ़ का पानी प्रति वर्ष नहीं पहुंच पाता है, वो आपकी बांगर मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, ये आपको याद रखना है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। और चौथी उपवर्ग की मिट्टी है आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर मिट्टी कहा जाता है। देखिए, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा उत्तरी बिहार की मिट्टी। अभी आपको समझना है दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में। तो देखिए, दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है आपकी टाल मिट्टी। तो टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। देखिए, ये जो वर्ड है टाल, इसको किसे कहा जाता है? टाल। तो निम्न भूमि के क्षेत्र को टाल कहा जाता है, जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये थी आपकी टाल मिट्टी। दूसरी है आपकी कगारी मिट्टी, जो कि दक्षिण बिहार की मिट्टी है। देखिए, गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। तीसरी मिट्टी है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि है। फिर चौथी मिट्टी है आपकी लाल पीली या बलथर मिट्टी। तो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है।
यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अभी लाल पीली मिट्टी के बारे में या फिर दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की। देखिए, लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो ये थे कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपका बिहार की मिट्टी का जो चैप्टर था वो समाप्त हो जाता है। अभी हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और एक नया चैप्टर है आपका वन एवं वन्य जीव। तो अभी हम बिहार के वन और वन्य जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद आपका एक चैप्टर और होगा बिहार का भूगोल, जिसमें हम बिहार में आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छोटा सा चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर बिहार का वन और वन्यजीव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो बस इस क्लास का फिर इसके बाद जो एक लास्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करके आपका यहाँ पर बिहार का भूगोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। देखिए, बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वन की। देखिए, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरे हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, चलिए यहाँ पर हमने बात की बिहार के दो प्रकार के वनों के बारे में। अभी बात करते हैं हम बिहार के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। देखिए, तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभयारण्य स्थान और उनकी विशेषता के बारे में। सबसे पहले है आपके सामने वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप देख सकते हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये अभयारण्य है। तो भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये मुंगेर जिले में है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ये आपका गया में है और 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट है कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य जो कि बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। कौन सा? कांवर झील। तो कांवर झील आपका साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल भी है, इसको पॉइंट लगाकर याद रखना है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र है और जो कांवर झील है ये बिहार की रामसर सूची में शामिल एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो कि रोहतास में है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका नागी बांध पक्षी विहार जो कि जमुई में है और यह सबसे छोटा अभयारण्य है। फिर है नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा राजगीर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है और 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षीय
आरक्षीय है, इसके अंदर जो है बाघ मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो दरभंगा में है और साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। तो आप देख सकते हैं ये भी साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक इसका फैला हुआ है। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य तो ये है आपका विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है। नेक्स्ट है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो कि वैशाली में है। तो इनको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात करते हैं बिहार की वन स्थिति 2021 रिपोर्ट के बारे में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। तो 2021 की रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। सबसे पहले 1987 में इसे शुरू किया गया था, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। देखिए, बात करें अगर बिहार में वन आवरण की तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना है आप देख सकते हैं 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ये आपको याद रखना है, कितना है 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। देखिए, बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण, तो वन आवरण की बात करें तो कितने क्षेत्रफल में है 7381 वर्ग किलोमीटर में है, प्रतिशत में 7.84% में, और आप देख सकते हैं कितने परसेंट की कितनी वृद्धि हुई है, तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण में। बात करें वृक्ष आवरण की तो ये क्षेत्रफल 2341 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, 2.48% है, और 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर बात करें कुल की तो टोटल है इन दोनों को मिलाकर 9722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है बिहार में वन आवरण, और टोटल 10.32% है, जो कि 413 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलों में वन आवरण। यहाँ पर हमने बात की थी पूरे बिहार राज्य में वन आवरण की, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जिलों में वन आवरण की क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए, तो सबसे पहले है आपका कैमूर जिला। कैमूर में कितना वन है तो आप देख सकते हैं 1051.56 वर्ग किलोमीटर, जो कि शेखपुर जिले में है। तो शेखपुर नहीं, देखिए एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आपको जिलों में वनावरण देखना है क्षेत्रफल के अनुसार, और देखना है कि सबसे अधिक जिलों में वनावरण कौन से में है और सबसे कम कहाँ पर है। तो ये सबसे अधिक और सबसे कम, ये भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। देखिए, तो सबसे अधिक की बात करें तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में सबसे ज़्यादा वनावरण है बिहार में, और सबसे कम वनावरण की बात करें तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में सबसे कम है वनावरण। तो इन चीज़ों को आपको इस प्रकार से याद रखना है। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार, यहाँ हमने क्षेत्रफल के अनुसार बात की थी जिलों में वनावरण की, और यहाँ पर बात करते हैं जिलों में वनावरण की प्रतिशत के अनुसार। तो सबसे अधिक, इसको भी 2 भागों में हम बांटेंगे, और सबसे कम कहाँ पर है तो सबसे अधिक है आपका कैमूर, जमुई, नवादा में, इन जिलों को आपको याद रखना है, और सबसे कम है शेखपुरा, बक्सर और सिवान में। नेक्स्ट है आपका 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है और सर्वाधिक नुकसान कौन से जिलों में हुआ है। देखिए, तो अगर बात करें वनावरण में वृद्धि की तो सबसे ज़्यादा हुई है बांका, जमुई और गया में। बात करें वनावरण को नुकसान की तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कैमूर, सुपौल और रोहतास जिले में। देखिए, कुछ अन्य बिंदु की बात करते हैं तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर
वृद्धि दर्ज की गई है, इसको आपको याद रखना है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, देखिए अगर हम बात करें वन के प्रकार की 2021 के अकॉर्डिंग, तो अति सघन वन में 70% आता है, मध्यम सघन वन में 40%, खुले वन में 10 से 40% आता है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिलों की बात करें, देखिए बहुत घने वन पश्चिम चंपारण में है, मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण में है और खुले वन कैमूर में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा वन आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है 2019 एवं 2021 वनावरण की तुलना, यहाँ पर तुलना की गई है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं 2019 में टोटल क्षेत्रफल 7306 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर हो गया है। देखिए कुछ नोट है, 10% से अधिक शिखर घनत्व एवं और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, ये आपको याद रखना है। संजय गांधी जैविक उद्यान ये गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। तो जू सफारी की स्थापना कहाँ की गई है? राजगीर में। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिहार का जो वनावरण का चैप्टर था यहाँ पर समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है आपका बिहार के भूगोल में बिहार में आपदा प्रबंधन। चलिए इसके भी कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। देखिए बिहार एक मैदानी राज्य है जहां की मुख्य आपदा बाढ़ है। तो बिहार की मुख्य आपदा कौन सी है? बाढ़। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। चलिए बात करते हैं बाढ़ की। तो बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं और 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है, ये आपको याद रखना है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 15 जिले हैं जो कि अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले हैं और ये आपके 13 जिले हैं जो कि कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ आने का कारण क्या है? तो बाढ़ आने के प्रमुख कारण है बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। तो ये बिहार में बाढ़ आने के प्रमुख कारण है। चलिए बात करते हैं सूखा आपदा की। देखिए तो सूखा कैसे आता है? मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। चलिए बात करते हैं भूकंप की। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन आप देख सकते हैं, इन जोनों में विभाजित किया जाता है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका जोन 3 है, जोन 4 है और जोन 5 है। जोन 3 आपका निम्न प्रबलता वाला क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप की बहुत कम संभावना है। तो जोन 3 में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। फिर है आपका जोन 4 जहाँ पर मध्यम प्रबलता है। तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर, यहाँ पर मध्यम प्रबलता है भूकंप आने की। और नेक्स्ट है आपका जोन 5 जहाँ पर अत्यधिक प्रबलता है भूकंप आने की, सबसे ज्यादा प्रबलता है। तो ऐसे कौन से जिले हैं आप देख सकते हैं? किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। तो यहाँ पर भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट है आपका चक्रवात। देखिए बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन
बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। चक्रवात के बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। तो जानते हैं, चलते हैं, समझते हैं कि सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार के बारे में क्या है। देखिए, जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने सेंदाई फ्रेमवर्क को कब अपनाया है, तो ये अपनाया है 1 जून 2016 को। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंदाई फ्रेमवर्क, इसके बारे में आपको याद रखना है। और बेसिकली सेंदाई फ्रेमवर्क, इसका उद्देश्य क्या था, किस चीज़ के लिए ये किया गया था, तो आप देख सकते हैं आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए इसका किया गया था बेसिकली। और भारत 1 जून 2016 को इसमें शामिल हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बिहार का भूगोल कंप्लीट हो जाता है, बिहार का भूगोल समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी बिहार की इकोनॉमिक्स, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप इस मैगजीन की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @PCS Mind, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, जिसको हम पिन कर देंगे। तो आप वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस मैगजीन की PDF ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन करके इस PDF के द्वारा आप अपने रिविजन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको इस सीरीज़ की सभी क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। आपको नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। जैसे ही हमारे द्वारा कोई क्लास अपलोड होगी तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।